हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें जो आपका फुल मार्क्स होने वाला है वो 70 होगा और टाइम इसके लिए आपको 3 घंटे का मिलेगा। उससे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में आप लोगों से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में आप लोगों के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आप लोगों के लिए 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही सेक्शन डी में आप लोगों के लिए 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम वेरीज एज। निर्वात में रखे गए 2 बिंदु आवेशों के बीच बल इस प्रकार बदलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। हम लोग कूलम्स लॉ में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि ये कूलम्स लॉ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली proportional to Q1 Q2 चार्ज होता है और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/r²। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इसमें आपसे सीधा साधा पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं फाई ई से, ये हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है ई, इस तरीके से होता है, जैसे कि ये आपका है फाई ई, इससे डिनोट करते हैं हम लोग। और इसका फॉर्मूला होता है E.S। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है, एस जो है वो एरिया को इंडिकेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है F/Q, फोर्स बाय चार्ज होता है और एस एरिया के लिए होता है, तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं एरिया के लिए। उसके बाद फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है। कूलम होता है चार्ज का। उसके बाद एस क्या है, एरिया के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम जो नीचे था वो क्या हो जाएगा, पर कूलम, ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव क्या होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल ले लेते हैं, ये डाइपोल है आपका। उसके बाद ये है -Q चार्ज, यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे होगा +Q चार्ज, ये होगा। फिर इस पर जो है ये पॉइंट O है, ये सेंटर पॉइंट है। तो हम लोग बीचों बीच से ये पॉइंट P ले लिए जो कि R डिस्टेंस पे है। अब बात यहाँ पर क्या है, सवाल क्या है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, इस पर पोटेंशियल लगा कौन रहा है। तो इस पर पोटेंशियल कौन लगा रहा है, एक बार -Q चार्ज और एक बार +Q चार्ज, यही लगा रहा है। तो अगर हम लोग इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो -Q के लिए क्या हो जाएगा, पहले -Q के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू -KQ बाय R हो जाएगा। और एक बार +Q के लिए भी हो जाएगा, V इज इक्वल टू +KQ बाय R। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, कुछ नहीं बचा मतलब 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि
यहाँ पर हम लोग अभी सॉल्व किए हैं तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज। अच्छा, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस तरीके से अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें तो कैसे होता है, इस तरीके से होता है, जैसे कि ये आपका है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखिए, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। अगर डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हम लोग जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर देखें, जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है Q बाय C, इस तरीके से होता है। तो देखिए, अगर आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ये। आपका आंसर है ये। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, अगर हम लोग दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला से देखें कि अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, और वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस में भी देखे थे कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, और कैपेसिटेंस घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ किसके लिए मान्य है, कब मान्य होता है। तो जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है तभी ओम्स लॉ भी वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लंबाई पर यानी कि लेंथ पर, करंट पर या शेप पर, इन तीनों पर निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर किस पर करती है, मटेरियल पर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसको हम लोग को एक फार्मूला के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, QVB साइन थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर अब कितना डिग्री पे होगा कि ये मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो F इज इक्वल टू, अगर QVB है, साइन थीटा का, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि अगर मैक्सिमम करना है तो हम लोग को साइन 90 का वैल्यू लेना होगा, तभी होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है आपका टेस्ला होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। जैसे कि एक मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि चारों तरफ से एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस पर कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, या बोल सकते हैं पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क। मतलब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। ये हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस वजह से होता है, किस वजह से वो उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड अर्थ। मतलब पृथ्वी के भीतर आवेशों की जो गति होती है उसके वजह से आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग 11 की तरफ बढ़ेंगे। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ। मतलब लेंज का जो नियम है वो किसका परिणाम है,
तो लेंज लॉ आप लोग पढ़े होंगे, इसका तो सीधा साधा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो लेंज लॉ आप लोग पढ़े होंगे, तो ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बता देते हैं कि ये जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध भी करता है। फ्लक्स से चेंज होता है, होने से इंड्यूस्ड होता है, और उसी को क्या कर देता है, ओपोज कर देता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 13 गलती से प्रिंट हो गया है, तो इसको माइंड नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपका 6 चैप्टर से पूछा गया है, जिसमें करंट इंड्यूस्ड होने के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 2 तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल इंडक्शन का ये क्या करता है, ज़्यादा यूज़ करता है। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इन एन एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर। अगर हम लोग प्योर रेजिस्टर का बात करें एसी सर्किट में, तो इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है, π/2 यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड होता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये लैग्स बिहाइंड होता है, लैग्स बिहाइंड होता है वोल्टेज का 90 डिग्री से, ठीक है, वोल्टेज का 90 डिग्री से इन फेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज। तो यहाँ पर पूछा गया है एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति कितनी होती है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला से देखें, अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें इस तरीके से, तो ये होता है VRMS डॉट IRMS cos थीटा। और यहाँ पर cos थीटा का जो वैल्यू है एवरेज निकालने के लिए, तो होता है, अगर हम लोग 90 डिग्री रख रहे हैं तो यहाँ पर B 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, प्योर इंडक्टर का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपका वेव्स चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि ये इसमें से पूछा है, ये प्रॉपर्टी नहीं है इसमें से। तो देखिए आपका दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ये तो आपका करेक्ट है। दे आर ट्रांसवर्स वेव, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, सही है। स्पीड इज 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ये भी सही है। तो गलत क्या है कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 16। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्रोत या सोर्स बोल सकते हैं, वो क्या होता है। तो ये कहाँ से निकलते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल से निकलते हैं। मतलब इसका सोर्स क्या होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण होता है। तो ये आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स चैप्टर से ही ये सवाल किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एक सरफेस ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये सरफेस है, ये आपका नीचे, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम, ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयरर है। इसको हम लोग सघन और इसको विरल माध्यम के नाम से भी जानते हैं। ये आपका ये नॉर्मल हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब जैसे कि लाइट में जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है धीरे धीरे, ए वेव फ्रॉम नॉर्मल, ये चला गया
ठीक है। इसी तरीके से एक और वेव है जो नॉर्मल से इस तरीके से हो गया। अब ये जो है यहाँ पे ये नॉर्मल पे पूरा मतलब ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। नॉर्मल जाते जाते अगर वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो वेव जा रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तब सरफेस में इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब ये रिफ्रैक्ट होते होते 90 डिग्री हो जाएगा, इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तभी ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वापस आ जाता है। ठीक है, आपतन कोण वापस आ जाता है। तो कब होता है, 90 डिग्री या उससे बड़ा हो जाता है तब। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज, मतलब एक उत्तल लेंस है हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाएगा, जब वस्तु कहाँ रखी होगी। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एक बात जान लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है मैक्सिमम टाइम रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये बनाता है। लेकिन अगर हम लोग को इसका क्या बनाना है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए वस्तु का पास होना जरूरी है, मतलब बिटवीन क्या, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर अगर वस्तु होगा तभी हम लोग क्या बना सकते हैं, एक वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज, अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज अप, मतलब ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश का किस प्रकार का तरंग है। तो ये किस प्रकार का तरंग है, तो ये आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 21, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसको सिद्ध करता है। तो ये तो क्वेश्चन हमको लगता है बहुत ही ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि किसको इफेक्ट करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्टिव में भी इसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। 22, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवरोधक विभव किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ज़्यादा इंटेंसिटी अगर होगा तो इमिशन जल्दी होगा, अगर कम इंटेंसिटी होगा तो इमिशन लेट से होगा। ठीक है, लेट से होगा, इसीलिए यहाँ पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है। तो बोर थ्योरी में आप लोग जाने थे कि उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और उसको हेल्प करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है। तो देखिए मास डिफेक्ट डिफरेंस होता है मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है, डिफरेंस होता है, तो इसको हम लोग डेल्टा एम से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से, ये होता है। तो ये क्या होगा आपका, न्यूक्लियर एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, ए जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, जेनर डायोड का इस्तेमाल मतलब प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। सेक्शन बी में सेक्शन बी, सी और डी ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको इसकी सब्जेक्टिव वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें।